हाँ बेटा, तो हमारा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। अब केमिकल प्रोसेस मतलब केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में बच्चों इक्विलिब्रियम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, और कई लोग इसको कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये क्या है आइए इसे जानें। इंग्लिश बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन सीधी तरीके से बता दूं। जैसे कि मान लो बेटा ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो मास एक्शन पता है क्या कहता है? देखो, जैसे खुद सोचो कि मान लो ए और बी रिएक्टेंट हैं। अच्छा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे से टकराते हैं, जैसे हमने ऑर्गेनिक भी थोड़ी बहुत देख ही ली है। टकराना मतलब क्या होता है? अरे यार, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर और कुछ पर्टिकुलर प्रेशर में, कुछ पर्टिकुलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलॉइड करेंगे। अच्छा, जब भी उनके बीच में कोलिजन होगा, कुछ हिस्से को कोई दूसरा हिस्सा पसंद आएगा। अच्छा, उससे होगा क्या? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मतलब सर एक बार फिर मैं आपको इसके लिए ऑर्गेनिक रिवाइज करा देता हूँ। ऑर्गेनिक किस लिए? क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि कोई हिस्सा क्यों पसंद आएगा। जैसे मान लो ए एक बॉल है, बी एक बॉल है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर है तो ये बॉल्स आपस में टकराएंगी। अच्छा, तो टकराने से क्या हो जाएगा सर? देखो, जैसे मान लो एक बॉल है CH3Cl, एक बॉल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक बॉल है NaOH। हमें पता है ये सब, मान लो पानी जो सॉल्व भाई एक मीडियम में रिएक्शन होता है। मान लो ये मीडियम पानी है, तो पानी में NaOH सर टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस में। आप खुद सोचो OH माइनस जाके कहाँ मारेगा? OH माइनस जाके मारेगा कार्बन की पॉजिटिविटी पे, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी है। तो टकराना तो ठीक है, पर अल्टीमेटली रिएक्शन तो ये होता है ना, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है। उससे क्या होगा? उससे CH3 जुड़ जाएगा OH के साथ, और बाय प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl, जिसको हम कहते हैं कि बना C और D। मेरी बात समझ रहे हो? हेलो? अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो सर उल्टा भी तो हो सकता है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ अगर डब्बा बंद है तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, मतलब ये माइनस वापस इस प्लस को भी तो अटैक कर सकता है। लो, अच्छा, हर एक केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम तक ही जाता है। मतलब सर, मतलब बेटा होगा ये कि शुरू में, जैसे मान लो मैंने रिएक्शन की शुरुआत की तो शुरू में ए और बी था, तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो मान लो मेरे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे। शुरू में जो प्रोडक्ट होगा रिवर्सिबल रिएक्शन मान लो, मतलब बंद डब्बे में है, शुरू में प्रोडक्ट तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने शेयर अभी डब्बे में रिएक्टेंट ही डाला है, एकदम अभी डाला है पॉइंट टी इक्वल टू जीरो में, एकदम इस क्षण में। होता क्या है? होता है रिएक्शन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट घटेंगे, क्योंकि यही हैं तो यही टकराएंगे, टकराएंगे तो कुछ बनेंगे प्रोडक्ट। अच्छा, जैसे जैसे प्रोडक्ट, अच्छा मान लो ये एक्स टूटे, ये भी एक्स टूटेगा। सर ये एक्स क्यों टूटेगा? क्योंकि बेटा मैं फिलहाल स्टोइशियोमेट्री मान रहा हूँ कि इसके एक से इसका एक टकराया, तो अगर इसका एक्स टूटेगा तो इसका भी एक्स टूटेगा। अच्छा, स्टोइशियोमेट्री मान रहा हूँ कि इसके एक से इसका भी एक बना, तो अगर ये एक्स टूटे हैं तो ये एक्स बना और ये एक्स बना, ये किसी टाइम टी में है। अच्छा, जैसे प्रोडक्ट बनने लगेंगे वो भी टकराने लगेंगे और वापस रिएक्टेंट बनाने लगेंगे। इक्विलिब्रियम तक कब आएगी सर? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि ए बी का टकरा के सी डी बनाना, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि सी डी का टकरा के ए बी वापस बनना, जब ये दोनों रेट बराबर हो जाएंगे। लेट से एग्जाम्पल के लिए, लेट से इक्विलिब्रियम आ गई, और इक्विलिब्रियम आई मान लो टी इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम में मान लो 40 टूटे थे ए, तो ए अगर 40 टूटे थे तो बचे कितने? 60। ये कितने बचेंगे? अगर ये एक से एक रिएक्ट कर रहा है तो 40 से 40 रिएक्ट करेगा तो ये भी बचेंगे 60। अगर ये एक से एक बन रहा है तो 40 से भी बनेगा 40 और ये बनेगा 40। अब इक्विलिब्रियम जब आ गई, अभी भी ए बी में बदल, ए बी आपस में टकरा के सी डी बना रहे हैं और सी डी टकरा के वापस ए बी बना रहे हैं। इक्विलिब्रियम डायनेमिक ही होता है, रुकेगा नहीं, लेकिन रेट बराबर है। मान लो जिस स्पीड से मान लो ये 10 एक सेकंड में इधर जा रहे हैं तो वापस से 10 एक सेकंड में इधर आ जाएंगे। तो अब जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? बता चुका हूं मैं आपको, कांस्टेंट। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और रेट बराबर हो जाता है। अच्छा, तो सर इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता दिया आप? लॉ ऑफ मास एक्शन ये बता दिया बेटा मैंने कि बेटा मैंने बोला था ना शुरू में ए बी ज़्यादा है तो केवल वही रिएक्ट करेगा, फिर जैसे सी डी बनने लगेगा वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देगा। इसका कॉमन सेंस लॉ ऑफ मास एक्शन ये बताता है कि किसी भी रिएक्शन के होने की जो रेट यानी कि स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके कंसंट्रेशन से। जैसे अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है? ए है और बी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों, आप इक्विलिब्रियम में या केमिस्ट्री में इन जनरल कंसंट्रेशन को ना हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी चीज़ को भी अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है ना, तो उसका मतलब कंसंट्रेशन है। अच्छा, फिलहाल मैं स्टोइशियोमेट्री क्या मान रहा हूँ? दोनों की एक एक, तो इसका कंसंट्रेशन की पावर 1, इसके कंसंट्रेशन की पावर 1। क्यों? अगर ये दो होते तो कंसंट्रेशन दुगना हो जाता, मतलब पावर 2 में आ जाती। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटली करके आपको ये वैलिडेट करके देता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट। हेलो हेलो, ठीक है। तो वही बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो बैकवर्ड रिएक्शन भले हम सोच तो ऐसे सकते हैं ना, सर बैकवर्ड में कौन रिएक्ट कर रहा होगा? सी और डी मिलके क्या बना रहा होगा? ए और बी। सर तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इसका कंसंट्रेशन के, ये बैकवर्ड होने का रिएक्शन वैसे ही बढ़ता जाएगा जैसे क्या बढ़ता जाए, इसके लिए रिएक्टेंट कौन है? सी और डी का कंसंट्रेशन की पावर उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये हमें बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। बात समझे? यस सर। अच्छा, ये कंसंट्रेशन कौन सी है बेटा? ये किसी भी टाइम टी की है। हेलो, कोई भी टाइम में भाई, किसी भी क्षण में आप पूछ सकते हो, तो उस क्षण का रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उनके कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोफिशिएंट एट दैट टाइम टी, क्योंकि जैसे जैसे समय चेंज होगा कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा। अच्छा, फिक्स कब हो जाता है बेटा? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में होता क्या है बच्चों? बच्चों इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम होता ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। मालूम है? ये डिफाइन कर चुके हैं अपन। हेलो, अच्छा, तो फिलहाल मुझे बताओ, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो उसका रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? बोलो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन था? ए था और बी था। हेलो, यस सर। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन था? सी था और सर डी था। सी और डी। फिलहाल मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, इसलिए कोफिशिएंट मैंने 1 1 रखे हुए हैं। लेकिन सर ये तो प्रोपोर्शनल था, आपने बराबर कैसे लिख दिया? अरे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देता हूँ ना, क्या जाता है? देखो, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉरवर्ड के केस में कह रहा हूँ के एफ, और बैकवर्ड के केस में कह रहा हूँ के बी। तो इक्विलिब्रियम में बच्चों ये चीज़ें बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस सर। के एफ के बी क्या है बच्चों? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स। हेलो, अच्छा, अब बच्चों इसी के एफ और के बी पे मैं काम कर रहा हूँ। आप खुद देखो, अगर मैं के एफ अपॉन के बी कर दूँ तो पता है वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी कंसनट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। और इसी कांस्टेंट्स के रेशियो को मैं एक नया कांस्टेंट बोल देता हूँ, इसको कहता हूँ मैं के सी, और ये कहलाने लगता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भले बराबर कंसंट्रेशंस के हैं, पर वो कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि है तो कांस्टेंट है सर। एक्चुअली सच्चाई है बच्चों, ये केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर टी पे, और ये टेम्परेचर रिएक्शन का चेंज होगा तो ये चेंज होगा। इसको इसके कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, के सी इनके कौन से कंसंट्रेशंस के बराबर है? इनका कंसंट्रेशन किसी भी समय का नहीं। कौन सा कंसंट्रेशन? एट एट इक्विलिब्रियम। तो ये जो के सी है ना बेटा, ये के सी एक्चुअली हमको किसके बारे में बताता है? जैसे मैंने आपको समझाया था ना भाई, फिजिकली तो इक्विलिब्रियम दिखता है। अब ये बॉल कहीं भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ, ये बॉल मान लो एक रिएक्शन है। तो लेकिन इसका लोएस्ट पॉइंट क्या है बच्चों? जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वो हमको फिजिकली तो दिख जाता है, केमिकली वो लोएस्ट पॉइंट को हम दर्शाते हैं उस के की वैल्यू से, जो के सी मैंने लिखा था ना, उसकी वैल्यू से। तो सर किसी भी क्षण में रिएक्शन की कंडीशन कैसे समझ में आएगी? बेटा किसी भी क्षण में रिएक्शन की कंडीशन समझ में आती है क्यू से। क्यू कहलाता है रिएक्शन कोशेंट। और क्यू, एक्चुअली क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मैथमेटिकली मतलब वही है, क्या है? क्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारे केस में कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन ये कंसंट्रेशन कौन सी है? ये कंसंट्रेशन किसी भी वेरिएबल टाइम टी की है भाई। कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की नहीं, किसी भी वेरिएबल टाइम टी की।
तो किसी भी टाइम पे रिएक्शन की स्थिति कौन बताता है? रिएक्शन कोशेंट Q। और इक्विलिब्रियम में बॉल तो यही है, अरे हाँ, तो इक्विलिब्रियम में Q और K बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है ये कौन से टाइम की आ जाएगी? इक्विलिब्रियम की। तो अगर ये इक्विलिब्रियम की आ गई तो Q और K बराबर है। हेलो, तो एक्चुअली एक फिजिकल ट्रैक में तो हमको दिख जाएगा। फिजिकल ट्रैक में मतलब अगर मैं ट्रैक ऐसा बनाऊं और आपको दिख ही रहा है ये लोएस्ट एनर्जी मतलब इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और अगर मैं रिएक्शन यानी कि बॉल यहां रख दूंगा, आप बताओ रिएक्शन कहां जाएगा? आप देख के बता दोगे फॉरवर्ड। एक सेकंड रुकिएगा बच्चों, यहां रखी होगी तो पता चल जाएगा आपसे, कोई रखी बताएगी। लेकिन आपको कोई रिएक्शन दे दे और उसका कंसंट्रेशन बता दे तो रिएक्शन थोड़ी दिखता है। तो एक्चुअली उसके लिए हम क्या निकालते हैं? Q। और फिर Q को K से कंपेयर करते हैं। अब खुद बताओ, Q अगर K से छोटा है, अगर Q का वैल्यू K से कम है, तो आपको स्थिति ऐसी ही दिखनी चाहिए। मतलब रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। अब किसी भी पॉइंट में Q का वैल्यू अगर K से ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। और अगर किसी भी टाइम पे Q और K बराबर है, कहां जाएगा? कहीं भी नहीं। हम कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। हेलो, यस सर। तो सर फिजिकल सिस्टम तो दिखता है, केमिकल रिएक्शन कहां दिखेगी सर? अरे यार, तो एक एक्सपेरिमेंटल टूल बना दिया अपन ने, किसका? Q और K का। हेलो, लेकिन K को बॉल से कोई मतलब नहीं है बच्चों। K को केवल K इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। K को तुम्हारे रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन के कंसंट्रेशन से किसको मतलब है? Q को। और Q पीछा किसका करता है? K का। K को बॉल से मतलब नहीं है। K किसी भी ट्रैक का लोएस्ट एनर्जी पॉइंट की तरह आज से हम समझेंगे। हेलो, और अगर आपको ट्रैक चेंज करना है, मतलब ट्रैक आपको गहरा करना है, पतला करना है और गहरा करना है, तो ये जो कहानी है के चेंज करने की, के चेंज करने की जिम्मेदारी केवल किसके पास है? टेम्परेचर के पास। इतनी बात गांठ में बंध गई। हेलो, चलो बच्चों इंग्लिश शुरू करते हैं। हालांकि इंग्लिश बहुत मैटर नहीं कर रही, पर फिर भी क्योंकि पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप थ्योरी भी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए हमने इंग्लिश लिखी है, जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा। हम लिख रहे हैं कि टू केमिस्ट, अरे ये फालतू बेटा, ये मत जानो, ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। कहाँ से लिखेंगे हम? यहाँ से। क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम कहानी कह रही है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है वरना इक्विलिब्रियम की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मतलब ट्रैक ही बदल जाएगा ना। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रख के बात करेंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मतलब जो भी आप कंसंट्रेशन लेते हो मतलब मोलैरिटी निकालनी है आपको, और मोलैरिटी का मल्टीप्लिकेशन कर देना है ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, केवल रिएक्टेंट वालों का, है ना। जैसे फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, याद रखना है, समझ में आ जाएगा आपको। विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म्स रेज टू द पावर ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब जैसे मैंने तो एक सिंपल रिएक्शन लिया जिसमें कोफिशिएंट एक एक था, अगर किसी का एक किसी के 2 मोल से रिएक्ट करता तो प्रोपोर्शनली कंसंट्रेशन में रेज टू द पावर आ जाएगी, है ना, ऑफ दैट स्पीशीज इन द केमिकल रिएक्शन। अब आइए इसको दिखा दूं मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे हमको कह रहा है भाई ये केमिकल रिएक्शन है कि ए बी मिलके प्रोडक्ट बनाने। यहाँ प्रोडक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि मैं फिर से रिएक्टेंट्स पे फोकस्ड हूँ, है ना। तो मास एक्शन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू बी। स्टोइशियोमेट्री 1-1 है तो यहाँ भी 1-1 है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो इक्वल टू करके कांस्टेंट के आ जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश देख लो, वेयर ए और बी क्या है बच्चों? ए और बी मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलारिटी है ए और बी की, और के क्या है? कोइज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेट कांस्टेंट। कई लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं, कई लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं, इसको तो रेट कांस्टेंट ही मानो क्योंकि ये तो के है ना, वो तो हम के एफ अपॉन के बी के रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहें, हाँ इसको रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं सिंपली इस के को।
ठीक है। अगर फॉरवर्ड का होगा तो के एफ, बैकवर्ड का होगा तो के बी, है ना, तो उसे केवल रेट कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब देखो जनरलाइज बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ अगर कोई जनरल रिएक्शन है, मान लो प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन बहुत सारे रिएक्टेंट है, ए बी सी डी, देखो मैंने मोल्स ले लिए, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी प्लस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल, तो इस केस में रेट क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी, सी की पावर स्मॉल सी, डी की पावर स्मॉल डी, और सबको इंटू कर दिया, कोई तकलीफ। No, sir. और फिर से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ गया। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। एप्लीकेशन क्या है, अरे वही जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक हम पहुंचे वही तो एप्लीकेशन है, आइए फिर से पहुंच जाए। तो पॉइंट क्रमांक 2 हमने वो लिखा, जैसे हम एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अब जनरल रिएक्शन में मैंने स्टोइशियोमेट्री बदल दी, मैंने कहा ए मोल ऑफ ए भिड़ता है बी मोल ऑफ बी के साथ और बनाता है सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी, पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर फिक्स कर दिया, तभी बात कर पा रहे हैं। क्या फिर कहा हमने, फिर देखो हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो खुद सोचो, मैं बता ही चुका हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने रेट को लिख दिया आर एफ, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। बच्चों आप बस जब लिखना ना तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना, इस बच्ची ने एक गंदगी की है, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट में दिखना चाहिए। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा इसमें, Yes, sir. ठीक है। ये कंसंट्रेशन सुंदरता से स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा बनाना और पावर में स्मॉल ए छोटा सा लिखना, बी की पावर स्मॉल बी। तो ये तो हो गया सर फॉरवर्ड का। तो और देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन कांस्टेंट हटाया, साइन लगाया, तो यहाँ पे कांस्टेंट को लिख दिया के एफ, के एफ क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, लेकिन कौन से रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, तो लिखा है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये हम आर एफ तक आ गए। फिर सिमिलरली बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट को अगर आर बी बोल दिया तो उसके लिए रिएक्टेंट होंगे सी और डी, तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, यहाँ इसने ठीक किया है, स्क्वायर ब्रैकेट बनाए। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रेट कांस्टेंट को कह दिया मैंने के बी, ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये था मेरे को पता है कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट बराबर हो जाते हैं, मतलब आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी की, आर एफ की जगह लिख दिया ये, आर बी की जगह लिख दिया ये, और फिर क्या किया, के एफ अपॉन के बी का रेशियो ले लिया, ये कांस्टेंट्स का रेशियो है, इसको कंसंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने लिख भी दिया के एफ अपॉन के बी, कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट को हमने लिख दिया के सी, सी क्यों लिखा सर, क्योंकि बेटा जनरली इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना इसलिए, है ना, तो के सी को लेकिन हमने सिर्फ सिंपली कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बहुत ज़रूरी बात है बच्चों, के सी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे, और ये भी लिख रहे हैं कि कंसंट्रेशन में नहीं करता है, तो लिखा है देखो एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। हेलो Yes, sir. ठीक है, फिर उसको पुट कर दिया बेटा कि के एफ अपॉन के बराबर है इसके, के एफ अपॉन के बी को बोल दिया मैंने के सी, लेकिन ये बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। यहाँ लिखा नहीं है पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, के सी किसके बराबर है, यहाँ पे क्या नहीं लिखा है इस बच्ची ने, बोलो, जो सुन रहा होगा अब तक वो शायद बता पाएगा, क्या यहाँ पे इस बच्ची ने नहीं लिखा है, कोई नहीं बता पा रहा, अभी मौका है, क्या नहीं लिखा है बच्चों, इस बच्चे ने ये नहीं लिखा है कि ये सब कंसंट्रेशन कौन से हैं, कौन से हैं, इक्विलिब्रियम के कंसंट्रेशंस, किसी भी वेरिएबल टाइम टी के नहीं, ये वो कंसंट्रेशंस हैं जो कांस्टेंट कंसंट्रेशंस हैं। हेलो, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम का साइन जरूर ले, EQ जरूर लिख देना कंसंट्रेशंस के सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। चलो, तो ये हम एप्लीकेशन ऑफ मास एक्शन समझ गए। आइए पॉइंट क्रमांक 2 पढ़ें, नहीं पॉइंट क्रमांक 3 है, अभी भी कहानी आगे बढ़ रही है। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन एंड इट्स मल्टीपल्स। अब ये क्या है सर, आइए देखें, देखो बेटा, फॉर गैशियस रिएक्शन नहीं है बेटा, फॉर अ जनरल रिएक्शन है ना, फॉर अ जनरल रिएक्शन है, गैशियस रिएक्शन नहीं। आइए इसको देख लो, जैसे बच्चों मान लो केमिकल रिएक्शन है, ए की पावर ए, बी की पावर बी बनाता है सी की पावर सी और डी की पावर डी, इसके लिए मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है, के सी कैसे निकालते हैं हमको पता है। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप रिएक्शन को उल्टा कर दोगे ना बेटा, ऐसे देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया, तो जो नया इक्विलिब्रियम है, तो अभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो जो नया इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, अगर रिएक्शन ही बदल दिया ना बेटा,
तो रिएक्शन बदल देने से इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट भी बदल जाता है। अच्छा, उसको मैंने बदले हुए को कह दिया के सी डैश। तो के सी डैश पता है किसके बराबर आएगा? 1/kc के। और वही अगर मैंने किसी रिएक्शन को किसी मल्टीप्लायर n से इनटू कर दिया, देखो पहले रिएक्शन में और तीसरे रिएक्शन में क्या फ़र्क है? बस तीसरे रिएक्शन में सब लोग n टाइम्स से इनटू हैं। तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, वो होगा पुराना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज़्ड टू द पावर n। ये सर रटना पड़ेगा? नहीं बच्चों, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आइए देखें, ये तो हो गया रिलेशनशिप। आइए इस रिलेशनशिप को प्रूव भी कर दें। देखो नीचे प्रूव्ड है। देखो कैसे सर? बेटा जनरल रिएक्शन के लिए केसी लिखना तो आपको आता है। कैसे लिखते हैं? ऐसे, सी की पावर सी, डी की पावर डी, अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी। अब मान लो हमने रिवर्स कर दिया, यानी कि रिएक्शन ऐसे लिख दिया। सर इसके लिए भी ट्रेंड तो वही बनाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं क्या कह रहा हूं? के सी डैश। इसको मैंने क्या बोला ऊपर? के सी डैश। तो के सी डैश क्या होगा? सोचो बेटा, इसके लिए प्रोडक्ट क्या है? ए और बी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, बी की पावर बी, अपॉन सी की पावर सी, डी की पावर डी। अब खुद सोचो, जो ऊपर आपने के सी लिखा है और ये जो के सी डैश लिखा है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। क्या आपको मैथमेटिकली नहीं दिख रहा कि जो के सी डैश है इट इज़ नथिंग बट 1/kc? और अगर आप 1/kc को मैं आपको एक और तरीके से लिखूँ, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, के सी रेज़ टू द पावर -1। अल्टीमेटली तुम ऊपर वाले रिएक्शन को -1 से इंटू कर दो तो नीचे वाला रिएक्शन बन जाएगा। तो जो भी नया रिएक्शन बनता है ना बच्चों, वो पुराने रिएक्शन का रेज़ टू द पावर वो मैथमेटिकल पैरामीटर होता है जिससे उसको इंटू करके आपने बनाया। रिवर्स कैसे कर दोगे? पूरे रिएक्शन को -1 से इंटू कर दो तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो नया रिएक्शन जो आएगा वो आएगा पुराने रेज़ टू द पावर n। तो जो रेज़ टू द पावर n वाली बात थी, उससे आप ये रिवर्स वाली बात भी समझ गए और शायद ये रेज़ टू द पावर n वाली बात भी समझ गए। अगर नहीं समझे तो शायद रेज़ टू द पावर n का ये वाला तो समझ ही गए हो, तो करीब बता ही दिया हूँ। रेज़ टू द पावर n का भी शायद नेक्स्ट में प्रूफ होगा। हाँ ये रहा, ये देखो। अगर तुमने वही रिएक्शन को n से इंटू कर दिया तो के कैसे लिखोगे? उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी डबल डैश है मान लो, तो c की पावर अब एन सी हो जाएगा, d की पावर एन डी, ए की पावर एन ए, बी की पावर एन बी। तो अब खुद सोचो, c की पावर c, d की पावर d, a की पावर a और b की पावर b तो के सी था, तो के सी होल टू द पावर n नहीं हो गया? अब बोलना पड़ेगा बच्चों, अगर समझ में आया, नहीं आया तो डाउट बोलो। नहीं सर, आ गया। ठीक है, बाकी लोगों? बाकी लोगों? चलो बाकी लोग गूंगे हैं, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बेटा, अगला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा अगला स्टार मार्क है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक में बच्चों, जो कि मैंने आपको बोला था, मैं वाइट बोर्ड में समझा भी चुका हूँ, आइए अब उसको थोड़ा सा टेक्निकल डिटेलिंग के साथ बता दूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो नए कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसमें पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है ओनली अपॉन टेम्परेचर, जो कि केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने फिर से लिख दिया है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैं पहले बोल चुका हूँ, टेम्परेचर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन पे नहीं। ठीक है, दूसरा वेरिएशन की भी बात कर दी, ये भी हम अभी प्रूव भी कर चुके हैं कि मान लो कोई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। अब उस रिएक्शन को अगर तुम क्या करते हो? रिवर्स, तो नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है? 1/k। मान लो उसको डिवाइड कर देते हो 2 से, पूरे रिएक्शन को अगर डिवाइड करते हो 2 से, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो 1/2 से, ऐसा ही है ना? तो नया जो होगा वो क्या होगा? पुराने की पावर 1/2। ये पावर n वाली बात अभी भी कांस्टेंट है। जैसे कि अब मान लो मल्टीप्लाई कर देते हो 2 से, तो नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? पुराने रेज़ टू द पावर 2। मेरी बात समझे? बोलना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट। अब बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको अभी के अभी, आज के आज, जैसे आप ये नोट्स लिख रहे होंगे, आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस है बेटा, है ना? तो ये क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर लिखना है और सॉल्व करना है। दिक्कत आती है तो पूछना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जो कि आप अभी का अभी जैसे लिखोगे करोगे, है ना? इस प्रॉपर क्वेश्चन को आपका क्लास नोट्स में लेंगे। इसको भी लिखना है, ये इसको भी लिखना है,
ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं आपको। अच्छा, जो शीट लिखा है शीट मत करना, क्योंकि शीट मैं नहीं दिया हूँ आप लोग को, तो मान लो फालतू जेई वाली बात है ना। लेकिन जो जिसमें सवाल लिखे हैं वो लिखने हैं आपको, ठीक है। हेलो, ये छोड़ देना है। हेलो, यस सर। ठीक है। कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये छोड़ देना, ये कुछ सवाल आया होगा तो बात करा होगा। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वेपर डेंसिटी, ये भी अभी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वेपर डेंसिटी। देखो बच्चों, ये आपको मैं बता देता हूँ, नहीं यार अभी नहीं बताऊंगा बच्चों, मुझे याद दिला देना कि सर आपको ये बताना है। एक्चुअली क्यों नहीं बता रहे हो सर? बेटा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिक्टली जेई का टॉपिक है ये, एनसीईआरटी में नहीं है ये। हेलो, यस सर। ठीक है। ये सब जेई के टॉपिक्स हैं बच्चों, ये सब जेई के टॉपिक्स हैं, बता दूंगा मैं लास्ट में, पर पहले मैं सिलेबस खत्म करना सर चाहूँगा। एडवांस के लिए बेटा देखो, इन जनरल नीट में भी मेंस में भी, हाँ ये है कि ऐसे सवाल आएंगे तो कठिन माने जाएंगे, पर आते हैं, है ना। मेंस में भी आते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं आते, पर ये है कि कठिन माने जाते हैं, आते भी हैं तो। मतलब एनसीईआरटी को पहले कर लो, उससे काफ़ी कुछ निपट जाता है ना। चलो, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और हमारा अगला टॉपिक पे आ रहा हूँ। हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। शुरू करूँ? ये ज़रूरी है बोर्ड के हिसाब से भी, अन्यथा भी। हेलो, यस सर। चलो, तो आप जब भी ये नोट्स को लिखोगे बेटा, रिकॉर्डिंग देखते हुए लिखोगे, इसके बिना नहीं, ठीक है। चलो, अब आगे बात कर रहा हूँ मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। पेन वेन, अच्छा पेन तो रखा ही हुआ है। अब देखो बेटा, जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं उनको दुनिया को बताने वाले व्यक्ति का नाम है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, एनसीईआरटी में स्पेलिंग देख के लिखना, मेरे हिसाब से LE होगा ये, है ना। तो दिस इज ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। अच्छा, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना। एक्चुअली बच्चों, ली शैटलियर प्रिंसिपल को मैं पता है क्या कहता हूँ, वैसे आप इसको सोच इनर्शिया जैसे सकते हो, पर मैं इसको कहता हूँ अरे। क्या लॉ? अरे लॉ। मतलब अरे लॉ, देखो बेटा, एक्चुअली ना हम हमेशा अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करते हैं। जैसे कि हमारी क्लासें ऑफलाइन लग रही थी, हम ऑनलाइन हुए, हमें लगा रे। अब फिर ऑनलाइन होने लगी, ऑफलाइन लगी, हमें लगा रे। एक्चुअली ये आप नहीं बेटा, ये हमारी प्रवृत्ति है। जैसे प्रवृत्ति कैसे है सर? बेटा इनर्शिया इतना सब जानते हैं कि अगर आप ट्रेन में बैठे हो तो आप चाहो या ना चाहो, ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन अभी रुकी हुई है, जैसे ट्रेन चलेगी आपकी बॉडी अपने पे होने वाला चेंज को रेजिस्ट करेगी। और क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी और आपका जो लोअर पोर्शन जो ट्रेन से जुड़ा हुआ है वो भी रुका है, लेकिन अगर ट्रेन चल देगी तो आपका जो भी लोअर पोर्शन ट्रेन के साथ जुड़ा हुआ है वो तो चलेगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन तो अरे कहेगा, मतलब उसको अपोज करेगा। तो ऊपर वाला पोर्शन जो कि ट्रेन से नहीं जुड़ा हुआ था वो कहाँ है? वो रुका है। नीचे का शरीर जो ट्रेन से जुड़ा है वो चल गया ना। तो अगर आदमी खड़ा है और ट्रेन आगे की ओर जाए तो आदमी का नीचे का हिस्सा तो जाएगा, ऊपर का हिस्सा वहीं का वहीं रहेगा। तो इसलिए जब भी रुकी ट्रेन जब चलती है तो आप पीछे की तरफ बेंड होते हो। हेलो, यस सर। क्यों? क्योंकि आप अपने पे होने वाले चेंज को अपोज कर रहे हो। आप पे चेंज क्या हो रहा है? आपको आगे ढकेला जा रहा है। तो वो हिस्सा जो ट्रेन से जुड़ा है, यानी कि पाँव, वो तो आगे जाएगा, लेकिन पीछे की ऊपर की बॉडी जो ट्रेन से नहीं जुड़ी वो उसको अपोज करेगी। आगे जाने को आप अपोज कैसे करोगे? पीछे आके। इसलिए आप पीछे की तरफ झटका मारते हो, चाहो या ना चाहो। हेलो, अच्छा। यस सर। अब मान लो ट्रेन चल रही है, बढ़िया, आप भी चल रहे हो ट्रेन के साथ, बढ़िया चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो। कौन सा हिस्सा ट्रेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नीचे वाला। ट्रेन खट्टे से रुक गई, नीचे का हिस्सा तो रुक जाएगा पर ऊपर का हिस्सा फिर अपोज करेगा अपने पे चेंज। अपोजिशन किस चीज़ का करना है भाई? ट्रेन चल रही थी, वो रुक गई, रुक गई तो उसको अपोज कैसे करेगा? खुद चल के। इसलिए आप पे झटका कब लगता है? जब चलती ट्रेन रुकती है आगे की तरफ। हेलो, यस सर। अच्छा, तो ये तो इनर्शिया आप समझ भी सकते हो। अब बस इस इनर्शिया वाली बात को मैं, अपने पे होने वाले चेंज को अपोज करने वाली बात को मैं केमिकल रिएक्शन में यूज़ करूँगा। और ये मैं कैसे करूँगा भाई? आपका खुद सोचो ना, शरीर क्या बोलता होगा? अरे मेरे साथ ये कर रहे हो, मैं इसका अपोज करूँगा।
तो आपको बस ये अरे कहना और आपको पता चल जाएगा रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये चेंज से। आइए देखें। तो जो ली शैटलेस प्रिंसिपल है जो कि फैक्टर्स बताता है इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले, उसके लिए वही कह रहा है। सबसे पहले इंग्लिश कह रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इट स्टेट्स दैट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of the change। इंग्लिश भारी है, हिंदी बोल देता हूँ। ये इट स्टेट्स दैट, ये कहता है कि किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर आप कोई भी फैक्टर को चेंज करते हो तो जो सिस्टम है ना, जो आपका सिस्टम है, वो उस चेंज में कुछ ऐसा बिहेव करेगा कि वो होने वाले चेंज को या तो घटा पाए या तो उसका काउंटर एक्ट यानी कि ऑपोजिशन कर पाए। हेलो, अब इंग्लिश तो भारी है सर, इंग्लिश तो नहीं समझ में आई, मतलब आ गई पर मतलब मज़ा नहीं आया। आओ मज़ा फैक्टर्स के साथ लें। तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं ले रहा हूं वो है इफेक्ट ऑफ, क्या चेंज कर रहा हूं मैं? कंसंट्रेशन। क्या चेंज कर रहा हूं? कंसंट्रेशन। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि रिएक्शन के कंसंट्रेशन को अगर चेंज किया जाए किसी के भी रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के, तो रिएक्शन को क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए देखें। केस 1, मान लो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैंने रिएक्टेंट को R लिख दिया है, प्रोडक्ट को P लिख दिया है, कुछ भी हो। अच्छा, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या कर रहा हूं बच्चों? डिक्रीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिक्रीज। अच्छा, अब खुद सोचो, तुमको केवल यहां पे सोचना है। अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा हूं तो तुमको मन में क्या कहना है? अरे, क्या कहना है? क्या कहना है? अरे। अब बेटा अगर तुम इक्विलिब्रियम में थे, तुम्हारे रिएक्टेंट को कंसंट्रेशन को मैंने चेंज किया, तुमने कहा अरे अरे, मतलब इस चेंज का अपोज करोगे। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सामने वाले ने जबरदस्ती घटा दिया, आप इसका अपोज कैसे करोगे? उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा के। हेलो हेलो, यस सर। रिएक्शन के हाथ में क्या है? अगर उसको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में है और ज़्यादा बैकवर्ड आना। प्रोडक्ट और ज़्यादा रिएक्टेंट बना ले तो कायदे से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हेलो, यस सर। मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड। मेरी बात समझे? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, केस 2, अगर तुम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगी? सर फिर अरे बोलो, आओ बोलें। रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में है प्रोडक्ट के साथ, अगर तुमने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, रिएक्शन क्या कहेगा? अरे। अरे अरे बोल के क्या कहेगा? प्रोडक्ट का बढ़ा है, साले को घटाओ। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटाने के लिए रिएक्शन के हाथ में क्या है? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाना। देख लो, रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड। हेलो, यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ। केस 3, अब वही मैं इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा। मैंने पहले रिएक्टेंट को घटाया था, अब रिएक्टेंट को बढ़ा रहा हूं। खुद सोचो, अब बिना वो लिखे बोल रहा हूं मैं। रिएक्टेंट को बढ़ाया, रिएक्शन कहेगा अरे, बढ़ा दिया, रिएक्टेंट को घटाओ। रिएक्टेंट को घटाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा? आगे, तब ना रिएक्टेंट घट के प्रोडक्ट बनेगा। हेलो, यस सर। यस सर। तो ये बहुत आसान है बेटा, बस इसमें अरे बोलना है। और अगला देख लो, वही परमुटेशन है। अब प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, प्रोडक्ट को बढ़ाया, अरे बोलो। अरे बोलोगे तो प्रोडक्ट को घटाना चाहोगे, प्रोडक्ट को घटाना चाहोगे तो कहाँ जाओगे? फिर बैकवर्ड आओगे। अरे शो फॉरवर्ड लिखा है, रुक जाओ रुक जाओ। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अच्छा डिक्रीज किया, डिक्रीज करेंगे तो सर हाँ, अरे वो आगे जाएगा। हाँ हाँ बेटा, मैं इंक्रीज पढ़ रहा था ना, तो इंक्रीज इसने काटा हुआ है, सॉरी सॉरी, डिक्रीज लिखी है ना। तो अगर डिक्रीज किया तो तुम क्या चाहोगे? अरे बोल के बढ़ाना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे तो फॉरवर्ड जाओगे। ठीक है, फॉरवर्ड, कोई तकलीफ? अरे वो चलो। अब बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल आपको हालांकि यही ली शैटले प्रिंसिपल ही समझाएंगे, तो चलो ये हालांकि ये भी जेई के हैं लेकिन फिर भी एनसीईआरटी देती है तो बता देता हूँ। जैसे
ये जो हम कह रहे हैं ना, इसको एक्सपेरिमेंटली चेक आप ऐसे कर सकते हो। देखो बेटा, Fe+3 आयन को SCN माइनस आयन से जब ट्रीट करते हैं ना, तो FeSCN का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ऐसी तैसी करा है केमिकल रिएक्शन में, आपको इसका फिजिकल फैक्ट बताता हूँ बच्चों। जो Fe+3 आयन्स होते हैं ना, ये पीले रंग के होते हैं। कौन से रंग के? येलो। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये लाल रंग का होता है। कैसा? रेड। रेड। अब बच्चों, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है। अब मैं पता है क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ चेक करने के लिए ली चैटले ने बात सही कही कि गलत। मैं यहाँ पे कलरलेस SCN माइनस KSCN डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ? एक KSCN, पोटेशियम थायोसाइनेट। क्या डाल रहा हूँ? पोटेशियम थायोसाइनेट। अब बेटा, KSCN कौन से आयंस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा? K प्लस और SCN माइनस। K प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर SCN माइनस आयन ज़्यादा डालने से इस रिएक्शन के लिए क्या बढ़ गया बच्चों, खुद बताओ। SCN माइनस आयन इस रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। हेलो, रिएक्टेंट बढ़ गया। तो ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहेगा, अरे रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट को फॉरवर्ड शिफ्ट करें। फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं, रिएक्टेंट बढ़ गया, रिएक्टेंट को घटाओ। कम करो। हाँ, अरे बोलना है आपको केवल। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ये कहेगा अरे बढ़ गया, घटाओ। तो घटाने के लिए खुद बताओ रिएक्शन कहाँ जाएगा? आगे। रिएक्टेंट को घटाने के लिए रिएक्शन आगे जाएगा, ताकि रिएक्टेंट जो एक्स्ट्रा बना है वो खत्म हो और प्रोडक्ट बना है। तो मतलब जब आप ये डालोगे तो आप देखोगे पूरा का पूरा येलो रंग किस में बदल जाएगा और ज्यादा? रेड में। तो ये आपको देखो फिजिकली दिख भी रहा है। देखो, कह रहा है तुम केसेन डालते हो ना, तो कह रहा है कि डीप रेड कलर, मतलब जो लाल था और गहरा जाता है। हेलो, यस सर। बस बच्चों, और मैं इसकी एक्चुअली बेटा ये कलर की डिटेलिंग ना एडवांस को बहुत पसंद है, लेकिन हो गया, मैं अब और ये डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ। बस इतना एक एग्जांपल आप समझा दिया, आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी एग्जांपल्स ना आप लिखना, ना आपके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, ये हो गया बच्चों हमारा पहला फैक्टर। पहला फैक्टर को कैपिटल A लिख देना, को वहाँ शायद नहीं लिखा था, और अगला फैक्टर आ गया कैपिटल B। अभी भी हम ली चार्टले से ही पढ़ रहे हैं ना, फैक्टर्स हम लगाएंगे और ये देखेंगे कि अरे बोल बोल के क्या है। अच्छा, लेकिन अब हम कंसंट्रेशन नहीं चेंज कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर। अरे सर इक्विलिब्रियम कौन, अरे बदल जाए ना यार, हम मेरे को तो अब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज है ना पढ़ रहा हूँ, तो बदल जाए, इसी करा है के बदल जाए, बदल जाए। मेरे को तो फैक्टर ही देखने ना कि क्या होगा इक्विलिब्रियम के साथ। ठीक है, आइए अब टेम्परेचर चेंज करते हैं। लेकिन टेम्परेचर चेंज करने में बच्चों में दो ही केसेस में काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मतलब हीट, और हीट के रिस्पेक्ट में रिएक्शन दो ही प्रकार का हो सकता है। या तो वो होगा एंडोथर्मिक। अच्छा, अगर एंडोथर्मिक है मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब हीट विल बिहेव एज अ रिएक्टेंट। यस सर। अरे तो फिर वही बात ना हो गई। कैसे सर? अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया मतलब फिलहाल एंडोथर्मिक के केस में क्या बढ़ाया? रिएक्टेंट। यस सर। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन कहेगा अरे इसको घटाओ, घटाने के लिए कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वही तुमने अगर टेम्परेचर घटाया, टेम्परेचर घटाया मतलब हीट कंटेंट घटाया, हीट कंटेंट घटाया मतलब फिलहाल एंडोथर्मिक केस में रिएक्टेंट घटाया। रिएक्टेंट घटाया तो रिएक्शन कहेगा अरे रिएक्टेंट को बढ़ाओ, रिएक्टेंट को बढ़ाओ के लिए कहाँ जाएगा वो? बैकवर्ड। तो सर ये कंसंट्रेशन वाली बात ना हो गई? हेलो, यस सर। उल्टा सोच लो, एक्सोथर्मिक, क्या ही फर्क है सर? एक्सोथर्मिक के अब हीट विल बिहेव एज अ प्रोडक्ट, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो रिएक्शन कहेगा अरे प्रोडक्ट को घटाओ, प्रोडक्ट को घटाने के लिए कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक के केस में तुमने टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर को घटाओगे तो रिएक्शन कहेगा अरे टेम्परेचर को यानी कि प्रोडक्ट को बढ़ाओ, प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कहाँ जाएगा?
कोई तकलीफ? No, sir. आगे बढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट. ये सब मत लिखना बच्चों, ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू ली चैटलियर्स को समझा जा रहा है, ये सब मत लिखना. कनिका दीदी ये सब मत करो. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे No, बोल. sir. चलो No, sir, वो कुछ क्लिक हो गया कोई लगता है। बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ गया तो कोई बात नहीं. देखो आगे बढ़ रहा हूँ मैं. नेक्स्ट. अगला चेंज क्या है बेटा? अगला फैक्टर क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज. अब सर प्रेशर चेंज वॉल्यूम चेंज साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा प्रेशर और वॉल्यूम चेंज की हम जब भी बात करते हैं ना, तो हम कैसे केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं? जो गैशियस हो. और गैशियस के लिए हमको पता है पीवी बराबर होता है एनआरटी के. अगर सर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बंद डब्बा होगा. बंद डब्बा होगा मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर ये फिक्स होगा. डब्बे में और अमाउंट तो नहीं डाल सकते. और अगर सर प्रेशर वॉल्यूम बात है तो टेम्परेचर चेंज मारेंगे. तो अगर डब्बा बंद है तो मोल्स फिक्स हैं और टेम्परेचर फिक्स है. तो अगर एन आर टी फिक्स है तो पीवी कांस्टेंट हो गया. पीवी कांस्टेंट हुआ मतलब अगर तुम प्रेशर और वॉल्यूम पे चेंज करो तो बात तो एक ही होगी. कैसे? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा. हेलो. Yes, sir. तो किसी को भी Yes, चेंज sir. करो दूसरा तो चेंज होना ही होना है. तो चाहे प्रेशर चेंज पढ़ो चाहे वॉल्यूम चेंज पढ़ो, बात तो एक ही है. हेलो. Yes, sir. हाँ. तो इसलिए प्रेशर चेंज करो वॉल्यूम चेंज करो, बात मतलब दोनों में बात अफेक्ट आएगा ही और दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं. आइए पढ़ें. तो सबसे पहले हमें गैशियस रिएक्शन मान रहे हैं. गैशियस रिएक्शन क्या है? हम फिलहाल ये गैशियस रिएक्शन ले रहे हैं. क्या है गैशियस रिएक्शन बच्चों? कि 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 1 मोल मीथेन बनाता है और 1 मोल पानी बनाता है. मतलब सर बेटा कभी भी कोई गैशियस रिएक्शन की बात करो ना, तो वो उसका बैलेंस्ड वर्जन में नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज़रूरी हैं. क्यों? आगे देखिएगा. पर फिलहाल ये रिएक्शन समझ में आता है, बैलेंस्ड है. चेक Yes, कर लो. sir. अच्छा. अब मुझे ये बताइए रिएक्टेंट में कितने गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट साइड में? Sir, 4. इस केस में ना, हर केस में अलग हो सकते हैं, हर केस में निकाल लेंगे सर. मतलब सर कोई भी रिएक्शन कैसा है कहाँ जाएगा? गैशियस रिएक्शन के केस में प्रेशर वॉल्यूम जब चेंज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स का बहुत प्रोमिनेंस है. तो इसलिए पहले मैं इस केस में आपको बता दूं. अच्छा. प्रोडक्ट साइड में कितने गैशियस मोल्स हैं बच्चों? Sir, 2. 2. अगर आपने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हुई है तो मुझे ये बताओ हम डेल्टा एन जी किसको कहते हैं? सम ऑफ गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. याद है? Yes, sir. तो यहाँ पे बच्चों डेल्टा एन जी क्या आएगा? प्रोडक्ट 1 + 1 2 माइनस रिएक्टेंट 3 + 1 4. मतलब ये आएगा नेगेटिव. मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है बेटा, मैं एक्चुअली केवल ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसे इस एग्जाम्पल से मैं ऐसे रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ जिनके लिए डेल्टा एन जी Negative है. डेल्टा एन जी जिनके लिए भी नेगेटिव होगा वहां पे किस साइड में मोल्स ज्यादा होंगे? रिएक्टेंट साइड में कि प्रोडक्ट साइड में? Sir, reactant side. कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा. इससे क्या उखाड़ लिया सर? रुक जाओ बेटा, अब बता रहा हूं मैं. करना वही है. क्या बोलना है बेटा? अरे आओ अरे बोलना सिखाऊं. इस केस के रिएक्शंस में तुम कुछ भी करो. फिलहाल मैं आपको कह रहा हूं, मान लो हमने प्रेशर बढ़ाया. मान लो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कमेगा. अब बेटा वॉल्यूम घटाओ या प्रेशर बढ़ाओ, बात ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही होनी है. क्या? अब देखो बेटा, अगर मैंने वॉल्यूम घटाया यानी कि प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ा तो गैशियस रिएक्शन क्या कहेगा? सबसे पहले क्या सिखाया हूं? अरे. तो अगर बेटा प्रेशर जबरदस्ती तुमने बढ़ाया तो गैशियस रिएक्शन चाहेगा प्रेशर को
घटाओ। Yes, sir. और प्रेशर को घटाने के लिए, प्रेशर को घटाने के लिए गैसियस रिएक्शन के पास एकमात्र हथियार कौन है? उसके गैसियस मोल्स। Moles. तो रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां मोल्स घटे, ताकि प्रेशर भी घटे। हेलो, Yes, sir. फिर से, अगर प्रेशर, अगर मैंने वॉल्यूम घटाया यानी कि प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन वहां शिफ्ट होगा जहां प्रेशर घटे, प्रेशर वहां घटेगा जहां नंबर ऑफ मोल्स घटे। नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन जी नेगेटिव के केस में कहां घटेंगे? आगे जाने पे कि पीछे जाने पे? इस केस में घटेंगे कहां? आगे जाने में। सर पीछे। बेटा आगे जाने पे यार, पीछे गैसियस मोल्स कितने हैं? 4, आगे जाने पे कितने हैं? 2. डेल्टा एन जी जब भी नेगेटिव आएगा, प्रोडक्ट में कम होंगे तब ना नेगेटिव आएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा एन जी नेगेटिव के केस में, नेगेटिव क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट कम है माइनस रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट साइड हमेशा कम होंगे। कब? जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एन जी नेगेटिव के केस में अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो, रिएक्शन कहेगा अरे प्रेशर घटाओ, प्रेशर घटाने के लिए वो वहाँ जाएगा जहाँ मोल्स घटे। और मोल्स कहाँ घटेंगे ऐसे केसेस में? फॉरवर्ड जाने पे। कोई तकलीफ? No, sir. वही लिखा है बेटा यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे कि भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड सीधे, क्योंकि इसमें यही कॉमन सेंस है, और कुछ लिख भी नहीं सकते। हेलो, बोलना पड़ेगा। Yes, sir. और इस बात को मैं जनरलाइज करके समझा दे रहा हूँ। देखो, ये देखो डेल्टा एन जी नेगेटिव का केस है। देखो, अगर रिएक्शन का डेल्टा एन जी नेगेटिव है, डेल्टा एन जी नेगेटिव मतलब बच्चों, डेल्टा एन जी नेगेटिव का मतलब प्रोडक्ट माइनस Sir, रिएक्टेंट reactant में रिएक्टेंट ज़्यादा है। हेलो, Yes, sir. अब देखो इंग्लिश में अब सीधे लिख दिया है, कहता है इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन प्रेशर, अगर तुमने ज़बरदस्ती प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन कहेगा अरे प्रेशर घटाओ। प्रेशर घटाने के लिए वो वहाँ जाएगा जहाँ मोल्स घटें। मोल्स कहाँ घटेंगे? प्रोडक्ट साइड में, इसलिए रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। तो वही लिखा है शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन टू राइट। राइट मतलब फॉरवर्ड। हेलो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. उल्टा सोच लो, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता, अगर पॉजिटिव होता मतलब प्रोडक्ट में मोल्स ज्यादा होते। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ बाजू में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है 1 मोल N2O4 2 मोल NO में टूट रहा है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या है? 2-1। देखो लिखा है ना पॉजिटिव है। ऐसे केसेस में खुद सोचो, अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया या वॉल्यूम घटाया, कुछ भी करो, प्रेशर अगर तुमने बढ़ाया तो रिएक्शन कहेगा प्रेशर घटाओ। प्रेशर घटाने के लिए वहाँ जाएगा जहाँ मोल्स घटे। मोल्स कहाँ घट रहे हैं? यहाँ पे बैकवर्ड आने पे, इसलिए रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। हेलो, या बैकवर्ड। Yes, sir. और अगर बच्चों कोई रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी जीरो है, जैसे कि ये रिएक्शन कि 1 मोल H2 1 मोल I2 गैस के साथ 2 मोल HI गैस बना रहा है, इसके लिए डेल्टा एन जी जीरो है। ऐसे रिएक्शंस में तुम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा लो घटा लो, रिएक्शन को इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जाए मोल्स तो सेम है। तो वही कह रहा है इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, मतलब ऐसे केसेस में तुम प्रेशर वॉल्यूम चेंज करते रहो, रिएक्शन कहेगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह से करो। हेलो, Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. कोई तकलीफ बच्चों? No, sir. चलो, अब आखिरी है बच्चों, नहीं नहीं आखिरी नहीं, एक और है। मुझे बताओ पहले टाइम कितना बचा है इस मीटिंग आईडी में? सर फोन पे कर रही हूँ तो दिख नहीं रहा है। चलो सुनो बच्चों, मेरे हिसाब से आज के लिए पर्याप्त है। इतना ज़रूर करिएगा बच्चों, जो आपको यहाँ क्लास नोट्स में मैंने न्यूमेरिकल्स होमवर्क दिए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा, और जितनी मैंने बातें पढ़ाई हैं उन बातों से रिलेटेड sir.
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेना, थ्योरी मत पढ़ना बच्चों, थ्योरी पढ़ने मत बैठना एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेना, वो टॉपिक के जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, और ये पूरे नोट्स नहीं लिखने, वही वही चीज़ें लिखिए जितनी मैं आपको लिखने को कह रहा हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग देखते हुए आपका